गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वेव ऑप्टिक्स का एक क्विक रिवीजन आज हम लोग देने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायग्राम्स। डियर स्टूडेंट्स, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है वेव ऑप्टिक्स। एटम फर्स्ट वेव फ्रंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स which are in same phase in forward direction। तो डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए। दूसरा लोकस है, बिंदुपथ है किसका, उन सारे पॉइंट्स का जो सेम फेज में है। यहां डायरेक्शन अगर हम बात करते हैं तो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स को शो करने की कोशिश की गई है डायग्राम में। ये स्फेरिकल वेव फ्रंट के साथ में रे या वेव जो होगी वो निश्चित रूप से 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। दूसरी तरफ ये हमारे पास सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट है। अगर कोई लीनियर सोर्स है जस्ट लाइक थिन ट्यूबलाइट, तो उससे निकलने वाला जो वेव फ्रंट होगा वो सिलेंड्रिकल होगा। कोई पॉइंट सोर्स है तो उससे मिलने वाला जो वेव फ्रंट होगा स्फेरिकल होगा। तीसरा है प्लेन वेव फ्रंट। डिस्टेंस प्लेन वेव फ्रंट नॉर्मली हम लोगों को मिलता नहीं है, लेकिन अगर कोई फार अपार्ट हमारा सोर्स है, वहां से लाइट एमिट हो रही है, तो हम लोग एक स्मॉल रीजन के लिए वेव फ्रंट को प्लेन लेट कर सकते हैं, प्लेन मान सकते हैं। डिस्टेंस प्लेन वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर वेवलेट्स को या वेव्स को दिखाने की कोशिश की गई है इस डायग्राम में। सेम थिंग नीचे वाले डायग्राम में एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों का यहां से जनरली बनता है, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट एज वेल एज सोर्स। तो डिस्टेंस पॉइंट सोर्स से स्फेरिकल वेव फ्रंट मिलेगा, लीनियर सोर्स से सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट मिलेगा। कोई पॉइंट सोर्स है, फार अपार्ट है, तो हम लोगों को प्लेन वेव फ्रंट मिलेगा। डिस्टेंस यहां प्लेन के साथ में कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग वेव फ्रंट्स का भी कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। देखिए, ऐसा वेव फ्रंट जिसमें वेव्स जो है वो कन्वर्ज होती चली जा रही है, दैट इज कन्वर्जिंग वेव फ्रंट। डाइवर्जिंग वेव फ्रंट जिसमें वेव्स हमारी डाइवर्ज होती चली जा रही है। अब देखिए, यहाँ कई जगह पे वो रे यूज कर रहा है, मैं वेव यूज कर रहा हूं, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है डियर स्टूडेंट्स। अगर किसी वेव का एम्पलीट्यूड कंपैरेटिवली कम हो जाए, फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा हो जाए, तो ऐसी स्थिति में हम लोग इसे रे कह सकते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि रे इज द लिमिटेड फॉर्म ऑफ वेव। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर वो रे लिखता है तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। रीजन बिहाइंड जो भी हमारे विजुअल रीजन की वेव्स होती हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी हम लोगों को पता है 10 टू पावर 14 हर्ट्ज होती है, तो इट्स क्वाइट हाई। अब ऐसी स्थिति में हम लोगों को कोई भी वेव नेट आई से रे जैसी ही दिखेगी। डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये डिफरेंट वेव फ्रंट्स को स्केच किया हुआ है यहाँ। तो कोई भी मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस है, कॉनकेव लेंस है, उसकी हेल्प से या कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर की हेल्प से मैं यहाँ कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग वेव फ्रंट्स को गैदर कर सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। ये वेवलेट्स की बात हम लोगों ने यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश की। किसी भी वेव फ्रंट पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो भी वेव्स चलती हैं, उन्हें हम लोग सेकेंडरी वेवलेट्स के नाम से जानते हैं डियर स्टूडेंट्स। टर्सरी वेवलेंथ का वेव्स का कोई कॉन्सेप्ट कभी नहीं होता। मैक्सिमम आपको सेकेंडरी वेवलेट्स ही मिलेंगी। इस पॉइंट पे अगर मैं बात करता हूं तो यहां से निकलने वाली ये जो फॉरवर्ड डायरेक्शन की वेव्स हैं, दीज आर टर्म्ड एज सेकेंडरी वेवलेट्स। रिवर्स डायरेक्शन में जो भी वेवलेट्स हमारी होंगी उनको हम लोग कहीं कंसीडरेशन में लेते ही नहीं है। किसी भी वेव फ्रंट के ऊपर ये सारे पॉइंट्स हैं या पॉइंट सोर्स हैं, एक फ्रेश सोर्स की तरह से काम करेंगे। ये मेरा कॉन्सेप्ट मिला था डाइवर्जिंग वेव फ्रंट के लिए, ये कॉन्सेप्ट है प्लेन वेव फ्रंट के लिए। अब अगर यहां से आगे मैं दूसरा वेव फ्रंट बनाता हूं, तो अगेन यहां से निकलने वाली जो वेवलेट्स होंगी वो सेकेंडरी वेवलेट्स ही कहलाएंगी। अब इनके रेस्पेक्टिवली ये जो पहले वाली वेवलेट्स हैं, ये प्राइमरी वेवलेट्स कहलाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा जो वेव्स का प्रोपेगेशन है वो इन टर्म्स ऑफ वेवलेट्स हम लोगों को मिलता है। हाइगेन्स ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ स्फेरिकल एंड प्लेन वेव फ्रंट, ये हाइगेन ने जैसा एजम्पशन लिया था वो हमने यहाँ शो करने की कोशिश की है। अब डिस्टेंस यहाँ कुछ डिफाइन है जो मैं अभी आपको देकर के चुका हूँ, समराइज की हुई है हमने। जैसे वेव फ्रंट इज अ सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज
ए रे ऑफ लाइट इज द पाथ अलोंग विच लाइट ट्रेवल्स, इट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द वेव फ्रंट। ये बात अभी मैं डायग्राम के ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूं। मीडियम हम लोगों का होमोजीनियस एज वेल एज आइसोट्रोपिक होना चाहिए। स्टूडेंट्स, आपने ये दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ी होंगी। होमोजीनियस एक ऐसे मीडियम को हम लोग कहेंगे जिसमें कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो, और आइसोट्रोपिक हम ऐसे मीडियम को कहना चाहेंगे जिसकी प्रॉपर्टीज ऑल ओवर डायरेक्शंस सेम हो। तो जब भी हम लोग यहां वेव फ्रंट की बात कर रहे हैं, वेव प्रोपगेशन की बात कर रहे हैं, तो हमारा मीडियम होमोजीनियस होना चाहिए एज वेल एज आइसोट्रोपिक होना चाहिए। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ना चाहें हम लोग। ओनली द वेव फ्रंट portions of secondary wavelets add up to give rise to a wavefront in the forward direction. The back portion of secondary wavelets end up to zero, so no backward wavefront is possible. हाइगन ने अपने पोस्टुलेट्स में इस बात को क्लियरली मेंशन किया कि जो फॉरवर्ड डायरेक्शन की वेवलेट्स हैं उन्हीं को हम लोग कंसीडरेशन में लेते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में वेवलेट्स का प्रोपेगेशन नहीं होता। स्टूडेंट्स, अगेन एक फेमस डायग्राम। जब भी आप लोगों को लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन या लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूव करना होता है तो इस डायरेक्शन की, इस डायग्राम की जरूरत हम लोगों को होती है। अपने हाथ से ये डायग्राम जरूर एक बार अभी बना करके देखेंगे। नॉर्मली हम लोग यहाँ मिस्टेक करते हैं, इसमें भी अगर दो कलर के पेन आप यूज करते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। जैसे ये ब्लैक से हम लोगों ने यहाँ पे जो यूज किया हुआ है वो हमारा इसका वेव फ्रंट का एज वेल एज जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका कॉन्सेप्ट है। ये जो BC है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और जो BA है ये वेव फ्रंट है, और CD है जो वेव फ्रंट है। डॉटेड लाइन से जो यहाँ शो किया हुआ है ये नॉर्मल टू सरफेस है। सॉलिड कलर से हम लोगों ने यहाँ पे जो मेंशन किया हुआ है ये हमारी वेव फ्लैट्स हैं या डिफरेंट रेज हैं, ऐसा कह सकते हैं बेस में। दो रे हम लोगों ने यहाँ पे कंसीडर किए हैं, जबकि हम सबको पता है कि एक ऑर्बिट की टिप से 10⁻⁶ रेज ऑलमोस्ट निकलती हैं। तो रेशंस अपने पर्पस के लिए, अपने डायग्राम को थोड़ा इजी बनाने के लिए हम लोगों ने ऐसा किया हुआ है। अगर मैं इस इंसिडेंट एंगल I को इस रिफ्लेक्टेड एंगल R के बराबर प्रूव कर दूं तो निश्चित रूप से मेरा जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो प्रूव हो जाता है। बहुत आसान सा काम है डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले स्टेप में मेरे को इस I एंगल को इस ट्रायंगल के अंदर बनने वाले एंगल I के बराबर प्रूव करना होता है। बड़ा आसान सा काम है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तभी आपको ये प्रूव करके दिखाना चाहिए। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो इसे प्रूव करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली कह सकते हैं कि दिस I इज दिस वन। इसी तरह से दिस वन R इज इक्वल टू दिस वन R। डिस्टेंस अगर वो प्रूव करने के लिए कहता है तो बड़ा आसान सा काम है। कैसे? वेव फ्रंट और इनिशियल रे के बीच में 90 डिग्री का एंगल, नॉर्मल टू सरफेस और सरफेस के बीच में एंगल 90। अब अगर मैं देखूं तो ये वाला जो एंगल है जिसको मैंने शेड किया हुआ है ये दोनों में ही कॉमन है। अल्टीमेटली रिमेनिंग पार्ट इस I के बराबर होगा। जस्ट लाइक हियर डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास यहाँ कॉमन एंगल हो गया। तो इसी तरह से ये वाला एंगल R इस वाले एंगल R के बराबर होगा। अब मेरे पास दो ट्रायंगल है जिनका बेस सेम है, दैट इज ABC एंड DBC। बस इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट आप लोगों ने प्रूव करना है, तो I और R जो है वो इक्वल प्रूव हो जाएंगे। 4 लाइन में आप लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का प्रूफ दे सकते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का प्रूफ सिर्फ और सिर्फ वेव ऑप्टिक्स में यहीं पे है, बाकी और कोई हमारा मैथमेटिकल तरीका नहीं है या ज्योमेट्रिकल तरीका नहीं है जिससे कि हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव कर सकें। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे रिफ्रैक्शन की। देखिए रिफ्रैक्शन में अगेन हम लोग ये डायग्राम बनाने की बात करेंगे। द सेम कॉन्सेप्ट इज हियर। I को I के बराबर प्रूव करना है। कहने का मतलब जो ट्रायंगल के अंदर मेरा एंगल है जिसको मैंने यहाँ शेड किया हुआ है मार्कर से, ये वाला, ये I जो इंसिडेंट एंगल I है उसके बराबर होगा। सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ भी वही 90 डिग्री और उसमें से ये कॉमन एंगल को सब्ट्रैक्ट करने का। जस्ट लाइक सेम फॉर रिफ्रैक्टेड एंगल, ये रिफ्रैक्टेड एंगल के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट्स। अब अगर मैं ऊपर वाले ट्रायंगल यानी ABC से और दूसरे नीचे ट्रायंगल ADC से sin I और sin R की वैल्यूज निकालता हूं और उनको इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस कवर्ड लिखता हूं तो 3 लाइन के अंदर मेरा स्नेल्स लॉ प्रूव होता है। और स्नेल्स लॉ को भी प्रूव करने का अगेन सिर्फ और सिर्फ यही एक तरीका है। स्टूडेंट, डायग्राम अपने आप से बनाना जरूर सीख लें और जरूर निश्चित रूप से प्रैक्टिस कर लें इसकी, वरना एग्जाम में अगर डायरेक्ट आप करने की कोशिश करते हैं तो ये धोखा दे देता है।
रेडिएशन देखिए सेम डायग्राम है। अब बड़ा फेबुलस सा कॉन्सेप्ट यहाँ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेकर के है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में रेगुलर क्लासेस में काफी कॉम्प्रिहेंसिव हम लोगों ने डिस्कस किया है। अगर मैं यहां लिखता हूं 1μ2, दैट इज कोई भी लाइट रे या लाइट वेव मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है, यानी इंसिडेंट रे मेरी मीडियम 1 में है और जो रिफ्रैक्टेड रे है वो मीडियम 2 से निकल रही है। तो ऐसी स्थिति में मैं इसे μ2 ओवर μ1 कहता हूं, जो कि वेलोसिटी v1 अपॉन v2 के बराबर आता है। ये फर्स्ट मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ये सेकंड मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट है। इस वेलोसिटी को मैंने यहां फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के टर्म्स में लिखा है। ऐसे ही नीचे वाली वेलोसिटी को फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के टर्म्स में लिखा है। फ्रीक्वेंसी चूंकि मेरी अनऑल्टर्ड रहती है, सेम रहती है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी, λ1 अपॉन λ2 के बराबर मेरे को मिल जाएगा। यहां से हम लोग ऐसा देख सकते हैं कि जो मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो रेसिप्रोकल है इसके वेवलेंथ के, यानी रेड कलर की मैं अगर कोई वेव लेता हूं तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो सबसे कम होगा, बिकॉज ऑफ रेड के लिए वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। तो डिस्टेंस, ये बात मुझे ध्यान रखनी होगी। अब नो डाउट चूंकि फोकल लेंथ हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करती है किसी भी लेंस की, तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरा कलर के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियसली जो फोकल लेंथ है किसी भी लेंस की वो कलर के अकॉर्डिंग चेंज होगी। डियर स्टूडेंट्स, ऐसा हम लोग स्फेरिकल एब्रेशंस और क्रोमेटिक एब्रेशंस में जब डिस्कस कर रहे थे तब बता चुके हैं, तो उसको आप लोग रिकॉल करेंगे एक बार। अगर मैं मिरर्स के ऊपर बात करता हूं डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए मिरर में चूंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, इसलिए वहां फोकल लेंथ कलर के इनडिपेंडेंट होती है, यानी कलर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। डियर स्टूडेंट्स, बिहेवियर ऑफ प्रिज्म हम लोग यहां से देख सकते हैं। अगेन डायग्राम की ही बात करेंगे हम लोग। यहां पे पहले एक पैरेलल वेव फ्रंट से दो वेव्स ली, यहां पे वेव फ्रंट लिया, दूसरा रिफ्रैक्शन के बाद ये वेव फ्रंट लिया। अब निश्चित रूप से जो ऑप्टिकल पाथ है वो नीचे वाला छोटा होगा और जो ऑप्टिकल पाथ है वो ऊपर वाला बड़ा होगा। ऑब्वियसली जब बड़ा पाथ है तो वो बेंड कर जाएगा, और बेंड इस तरह से करेगा कि मेरे को ये यहां पे अगेन प्लेन वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर मिले क्या, मेरी वेवलेट्स। तो यहां से जो बिहेवियर है प्रिज्म का वो मेरे को क्लियर हो जाता है। डिस्टेंस अगर मैं दो प्रिज्म इस तरीके से लगा दूं, एक ऊपर एक नीचे, तो ऑब्वियसली जो मेरा कॉन्वेक्स मिरर का कॉन्वेक्स लेंस का कॉन्सेप्ट है वो भी मुझे यहां से क्लियर हो जाता है कि कॉन्वेक्स लेंस क्यों कन्वर्ज करेगा वेव्स को। तो डिस्टेंस ये बिहेवियर है, यहां से हम लोग इजीली समझ सकते हैं। दो कॉन्सिक्यूटिव वेव फ्रंट्स के बीच में जो टाइम इंटरवल है वो कांस्टेंट होता है। ऊपर वाली फिगर को थोड़ा और रिकंस्ट्रक्ट हमने किया इस तरीके से, जो कन्वर्जिंग वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस वो हमने बताया यहां। इसी तरह से मिरर के केस में मैं ले सकता हूं, मिरर के केस में भी जो ऑप्टिकल पाथ है उसको समराइज करके ये चीज बता सकता हूं। मेन बात है यहां डायग्राम को एम्फेसिसली समझना। डियर स्टूडेंट्स, स्नेल्स लॉ 1μ2 इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर मैं बता चुका हूं। इसको इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट हम लोगों ने लिखा है। अब स्पीड को इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ हमने लिखा। ये जो आपको दिख रहा है v जैसा, ये एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी है। डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है? फ्रीक्वेंसी है। तो आप यहाँ हिप्नोटाइज ना हो, फॉन्ट आपको हो सकता है यहाँ सिस्टम टू सिस्टम जाता है तो थोड़ा सा चेंज हो सकता है, तो दैट इज फ्रीक्वेंसी नॉट वेलोसिटी। और यहां हम लोग बात करते हैं दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो किसी भी मीडियम के अंदर वेवलेंथ की बात करते हैं हम लोग डियर स्टूडेंट्स, तो यहां से हमारा निकल के आ सकता है, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर कोई वेव जाएगी तो उसका वेवलेंथ चेंज हो जाएगा। जो नया वेवलेंथ होगा वो लैम्डा डैश इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू होगा। तो इस तरह से हम लोग इस चीज को फॉर्मूले की हेल्प से समझते हैं। बाकी एक्सपेरिमेंटल सेटअप तो मैंने आपको दिखाया था। मान लीजिए आपके पास कोई भी एक रेड कलर का क्लॉथ है और आपने उसको पानी के अंदर डाल दिया तो उसका कलर चेंज हो जाता है, आप ऐसा महसूस करते हैं। ऑप्टिकल पाथ वैक्यूम के अंदर मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं म्यू इंटू पाथ इन मीडियम, यानी ऑप्टिकल पाथ किस तरीके से वेरी करेगा। इस चीज को और मैं एक छोटे से डायग्राम की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। मान लीजिए ये मेरे पास वैक्यूम है और मैं इस वैक्यूम में इतना हिस्सा लेता हूं और इसकी थिकनेस टी है।
अब डिस्टेंस अगर इस वैक्यूम की जगह पर सपोज मैं एक कांच की स्लैब लगा दूं, तो ऑब्वियसली कांच का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मुझे कंसीडर करना होगा म्यू। अब जो कांच के अंदर से इसका पाथ होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, तो जो नया पाथ होगा वो नया पाथ हो जाएगा म्यू इंटू टी, वेयर टी इज अ थिकनेस ऑफ मीडियम, जो भी डिफरेंट मीडियम में लिया है, और म्यू इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो डिस्टेंस नया पाथ है म्यू टी, पुराना पाथ है टी। अगर मैं पाथ डिफरेंस की बात करूं कि ये स्लैब डालने से कितना पाथ मेरा बढ़ गया या कम हो गया, तो मैं यहाँ पे माइनस का साइन डालूंगा और मैं इसे लिख पाऊंगा टी म्यू माइनस 1। तो बड़े काम की चीज है, छोटे छोटे क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ पे बनते हैं। अगेन एक्सप्लेन किया हुआ है, हमने लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो फ्रीक्वेंसी है वो अनचेंज रहेगी। इसके बाद हम लोग डिस्टेंस सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के बारे में बात करना चाहेंगे। अगर सेम टाइप की वेव सेम मीडियम में ट्रेवल करती हैं तो उनके बीच में सुपरपोजिशन पॉसिबल है, और सुपरपोजिशन के बेसिस पे हम लोगों को नई वेव मिलेगी। कैसे मिलेगी जरा देखें। यहां मैंने 3 वेव्स को कंसीडर किया है। ये फर्स्ट वेव 1 2 3, ये फर्स्ट वेव के लिए ही मैंने डिफरेंट फेजेस दिखाई हुई हैं। ये सेकंड वेव डिफरेंट फेजेस शो की हुई हैं। अब फर्स्ट और सेकंड वेव का रिजल्टेंट वेव मैंने यहां शो किया हुआ है। डिस्टेंस देखिए, जिन लोगों ने वेव्स वाला चैप्टर 11th में अच्छे से कर रखा है उनको थोड़ा जल्दी से समझ में आ जाएगा। यहां देखिए, अगर मैं फर्स्ट वेव की बात करता हूं और सेकंड वेव की बात करता हूं, दे आर इन सेम फेज। अब ये दोनों सेम फेज हैं, जब इनका एडअप होगा तो ऑब्वियसली इनका जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाएगा। यहां देखिए, इसका एम्पलीट्यूड कम है, इसका एम्पलीट्यूड कम है। इन दोनों एम्पलीट्यूड्स को आप सम करते हैं तो बढ़ा हुआ एम्पलीट्यूड यहां मिल जाता है। अब डिस्टेंस में अगर यहां की बात करता हूं तो यहां जरा देखिए, यहां एक वेव का जो फेज है वो दूसरी वेव के फेज के अगेन सेम ही मिल रहा है, लेकिन इसके कंपैरेटिवली ये बिल्कुल डिफर है 180 डिग्री पे। तो यहां भी देखेंगे तो फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड, सेकंड वेव का एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा है। अब डिस्टेंस यहां एक वेव का फेज और दूसरी वेव का फेज दोनों बिल्कुल क्वाइट डिफर है। ये यहां एक्सट्रीम पॉजिटिव से शुरू हो रही है, ये एक्सट्रीम नेगेटिव से शुरू हो रही है। अगर इन दोनों का सम या सुपरपोजिशन में लूंगा तो ये मेरा नेगेटिव एम्पलीट्यूड ये पॉजिटिव एम्पलीट्यूड के साथ ऐड अप होगा और मेरे को जीरो एम्पलीट्यूड की वेव मिल जाएगी, बशर्ते ये एम्पलीट्यूड दोनों आपस में मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग बराबर है। डायरेक्शन तो उल्टी है, 180 डिग्री फेज पे है, सबको दिख रहा है। तो ये सुपरपोजिशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डिस्टेंस। आगे हम लोग मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सुपरपोजिशन वेव की भी बात करेंगे। अब ये चीज अगर मैं प्रैक्टिकली देखना चाहता हूं तो यहां से एक सिंगल सोर्स को 2 सोर्सेज में डिवाइड करके देख सकता हूं। मान लीजिए मैंने यहां पे कोई भी मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स लिया। मोनोक्रोमेटिक का सीधा सा मतलब सिंगल वेवलेंथ। सपोज मैं यहां से लैम्डा इक्वल टू 7800 लेता हूं तो ये प्योर रेड आपको मिल गया। येलो ले सकता हूं, कोई भी ले सकता हूं। डिस्टेंस सोर्स मैंने यहां से लिया, इसको 2 स्लिट्स के थ्रू पास किया। जब मैं 2 स्लिट्स के थ्रू पास करूंगा तो नो डाउट दोनों जो वेव्स होंगी वो मेरी कांस्टेंट फेज डिफरेंस पे होंगी, सेम फेज पे भी हो सकती हैं। लेकिन यहां से निकलने के बाद जब वो स्क्रीन पे पहुंचेंगी तो स्क्रीन पे एक पाथ डिफरेंस उनके बीच में डेवलप हो जाएगा, और इस पाथ डिफरेंस की वजह से कहीं मेरे को एड ऑन मिलेगा, कहीं मेरे को सब्ट्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट मिलेगा। जहां सब्ट्रैक्शन वाला मिलेगा मैं उसको डार्क फ्रिंज कहूंगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का नाम दूंगा। अब इंटरफेरेंस क्या होता है अभी एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। और जहां मेरे को दोनों एड ऑन हो रहे हैं, एम्पलीट्यूड मेरे को ज्यादा मिल रहा है, वहां पे ब्राइटनेस भी ज्यादा होगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि इंटेंसिटी ऑफ ब्राइटनेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की। तो डिस्टेंस जहां एड ऑन होंगे एम्पलीट्यूड्स, नो डाउट वहां पे इंटेंसिटी काफी ज्यादा होगी। और जहां मेरा जीरो हो गया एम्पलीट्यूड तो इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी, बिल्कुल क्लियर सा कॉन्सेप्ट है। तो डिस्टेंस इंटेंसिटी कब जीरो होगी, कब मेरी मैक्सिमम होगी, ये बात अभी हम लोग मैथमेटिकली आगे प्रूव करेंगे। लेकिन पैटर्न जो हम लोगों को मिलेगा वो सेंट्रल ब्राइट के साथ मिलेगा डबल स्लिट के कॉन्सेप्ट में। अब डबल स्लिट के ऊपर यंग्स ने काम किया था, तो इसे हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है डियर स्टूडेंट्स। 2 फ्रिंजेस के बीच की जो डिस्टेंस है उसे हम लोग बीटा के नाम से जानते हैं, फ्रिंज विड्थ के नाम से जानते हैं। डिस्टेंस यहां हम लोगों ने एक दूसरा रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, इसे हम वेव रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं। अगेन वही मैंने मोनोक्रोमेटिक सोर्स यहां पे एक लिया, इससे निकलने वाले इन वेव्स को मैंने दिखाया।
जो डॉटेड लाइन से मैंने शो कर रखी है ये मेरी नेगेटिव डायरेक्शन के एम्पलीट्यूड को शो करती हैं, इसको दिखाती हैं ये, और जो सॉलिड लाइन से शो कर रखी है वो पॉजिटिव वाले को दिखाती हैं। अब स्टूडेंट जब दो स्लिट की हेल्प से हमने इसको इमेजिनरी दो सोर्सेज बना दिए तो देखिए ये पैटर्न मेरे को मिलेगा जहां मेरे दोनों डाउन वाले मिलेंगे तो निश्चित सी बात है कि एम्पलीट्यूड मेरा काफी ज्यादा हो जाएगा जैसा भी मैंने दिखाया था, या दोनों अप वाले मिलेंगे तो निश्चित रूप से इसका एम्पलीट्यूड काफी ज्यादा हो जाएगा जैसा मैंने अभी आपको दिखाया था। लेकिन अगर एक अप मिल गया दूसरा डाउन मिल गया, जैसा कि मैं डॉटेड और सॉलिड लाइन से यहां शो कर रहा हूं, तो ऐसी स्थिति में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मेरा जीरो होगा, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जीरो होगा तो मेरे को यहाँ पे ये डार्क फ्रिंज का कॉन्सेप्ट मिलेगा। डियर स्टूडेंट्स देखिए ये शो करने की कोशिश किया हमने, यहाँ दोनों अपोजिट फेज के मिल रहे हैं मेरे को, जब अपोजिट फेज मिल रहा है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मेरा जीरो होगा, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जीरो होगा तो ये डार्क फ्रिंज मिलेंगी। डार्क का मतलब यहाँ काले से बिल्कुल नहीं है, ये बात समझ लीजिएगा। और दूसरी तरफ ये मेरे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट मिल रहा है जहां दोनों सेम फेज में है, दोनों सेम फेज में है तो रिजल्टेंट मेरे को ज्यादा मिलता है, एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट ज्यादा मिलता है तो इंटेंसिटी ज्यादा मिलेगी। तो सेंटर में मेरा हमेशा ब्राइट मिलेगा, और जहां ब्राइट मिलेगा मैं उसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहता हूं, और जहां डार्क मिलेगा मैं उसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहता हूं। स्टूडेंट मैथमेटिकल जो एस्पेक्ट है वो हम लोग जनरली इन रिवीजन क्लासेस में देते तो है नहीं, लेकिन अब चूंकि काफी इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है, आप इसको जरूर तैयार कर लेंगे। देखिए पहला वेव सोर्स हमने लिया y इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, दूसरा लिया a2 साइन ओमेगा टी। अब देखिए मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म है ये, इसमें एम्पलीट्यूड दोनों के अलग अलग ले रखे हैं, कोई जरूरी नहीं है दोनों अलग अलग हो, अलग अलग हो भी सकते हैं इसलिए मैंने अलग अलग ले लिए। यहां ओमेगा टी लिया, फ्रीक्वेंसी यहां भी ओमेगा टी ली, लेकिन यहां पे फेज डिफरेंस मैंने डाल दिया फाई, ये माइनस का भी हो सकता है प्लस का भी हो सकता है जीरो भी हो सकता है। डिस्टेंस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमने लगाया, दोनों को लिखा। अब इस स्टेप के बाद में ये साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है, इसको हम लोगों ने यहां पर ब्रेक कर दिया है साइन ए कॉस ए साइन बी से, मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है आप देखेंगे तो। अब नेक्स्ट स्टेप पे मैंने क्या किया, साइन ओमेगा टी वाले टर्म को कॉमन लिया, कॉस ओमेगा टी वाले टर्म को कॉमन लिया, तो मेरे को नई फॉर्म मिल गई। अब इसमें एक एजम्पशन लिया है, पुट हमने यहां पे मेंशन किया है, तो हमने क्या किया है a1 a2 cos फाइव को a cos फाइव लिख दिया। ध्यान रहे ये cos का टर्म है तो हम लोगों ने यहां भी cos लिया है, और डियर स्टूडेंट्स यहां हमारा साइन का टर्म है तो हमने यहां भी साइन का लिया है। बस ये एक बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि इसमें थोड़ा सा ये मिसप्रिंट है, ये फाई नहीं, आपको यहां पे क्या लेना चाहिए डियर स्टूडेंट्स, थीटा ही लेना चाहिए, क्योंकि फाई अगर पहले ले रखा है तो निश्चित से दोबारा फाई हम नहीं ले सकते, तो मैं यहां पे इसको थीटा कर देता हूं। नोट्स में आप लोग देख लेंगे, वैसे सही होगा नोट्स में, लेकिन इनकेस अगर कहीं कोई डिस्क्रिपेंसी है तो आप लोग उसको सही कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स हमने ये जैसे ही दो एजम्पशन डाले ऊपर वाली इक्वेशन में तो हम लोगों को नया कॉन्सेप्ट मिल गया जो रेड से मेंशन किया हुआ है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने दोनों टर्म को स्क्वायर किया और ऐड कर दिया, ऐड करने पे हमें एक कॉमन टर्म मिल गया, और ये मिल गया a स्क्वायर इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव। डियर स्टूडेंट्स a1 स्क्वायर क्या है, यहाँ पे बेसिकली a1 स्क्वायर रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी को, दैट इज हियर फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी के a1 स्क्वायर, सेकंड वेव की इंटेंसिटी के a2 स्क्वायर, यहाँ पे 1 होना चाहिए, मैं इसको सही कर देता हूँ, और रिजल्टेंट मेरे पास हो गया I इक्वल टू के a स्क्वायर, जैसा हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स पहले ये करेक्शन जरा मैं लगा देता हूं इसमें, अगर पॉसिबल है तो यहाँ पे मेरे को 1 लिखना चाहिए, हो गया ठीक है गुड। अब स्टूडेंट्स ये वाला जो मेरा स्टेप था a स्क्वायर इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव, इक्वेशन नंबर 3, इसको मैंने यहाँ नए तरीके से लिखा है, दैट इज i1 प्लस i2। स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट के a1 स्क्वायर रूट के a2। अब यहां से अगर मैं देखता हूं तो 2 तो मेरा बाहर आता है, स्क्वायर रूट i1 i2 आता है। ये बात मेरे को यहां एम्फेसिसली आपको क्लियर करनी है कि जो स्क्वायर रूट का साइन है ये स्क्वायर रूट का साइन i1 i2 के ऊपर ही है, बस कॉस के ऊपर नहीं है। तो आप ये बात ध्यान रखेंगे डियर स्टूडेंट्स, कॉस के ऊपर आपको स्क्वायर रूट का साइन नहीं लगाना है। अब जहां मेरा कॉस फाइव मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम कितना हो सकता है 1 हो सकता है, तो जहां cos फाइव मेरा 1 होगा वहां पे मेरे को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा या मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी,
और जहां cos phi की वैल्यू मिनिमम होगी, अब मिनिमम में क्या, 0, यहां -1 का कॉन्सेप्ट नहीं है, सॉरी, cos phi इक्वल्स टू मिनिमम होगी यानी -1 होगी, यानी मेरे को जो जो कॉन्सेप्ट मिलेंगे कहां पे 180 वाला मिलेगा, 360 वाला मिलेगा, तो वहां मेरे को इन वैल्यूज को प्लेस करना होगा और उसके अकॉर्डिंग मैं मिनिमम इंटेंसिटी की बात कर पाऊंगा। कुछ रिजल्टेंट फॉर्मूले मैंने यहां पे दे रखे हैं, तो आप चाहें तो इनको डायरेक्टली अपनी रूट मेमोरी में डाल सकते हैं फॉर कॉम्पिटिटिव पर्पस। डियर स्टूडेंट्स, ये अगेन मेरा डायग्राम मिला यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। तो जब भी मेरे को प्रूफ करने के लिए आता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसमें मेरे को फ्रिंज विड्थ निकालना होता है, तो यही वाला डायग्राम मुझे देना चाहिए। अगेन वी हैव टू प्रैक्टिस इट। यहाँ पे आप देखेंगे सिंगल सोर्स है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, यहाँ लीस्ट बैकग्राउंड भी लिखेंगे, यहाँ पे लीस्ट बैकग्राउंड होना चाहिए, काला कपड़ा होना चाहिए, टू सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न। अब सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न क्या है, ऐसा इंटरफेरेंस पैटर्न जिसमें डार्क फ्रिंज हमेशा अपनी जगह पे बनी रहे, ब्राइट फ्रिंज हमेशा अपनी जगह पे बनी रहे, ये अपनी पोजीशंस को इंटरचेंज ना करें, अपनी पोजीशन से ये शिफ्ट ना हो, तो हम उसे कहेंगे सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसमें फेज डिफरेंस की बात करें, देखिए इसको फेज डिफरेंस निकालने का एक तरीका मेरा ये हो सकता है, यहां से मैं परपेंडिकुलर डालूं तो ये वाला मेरे पास फेज डिफरेंस मिल गया या पाथ डिफरेंस मिल गया, इसको मैं फेज डिफरेंस में भी कन्वर्ट कर सकता हूं। लेकिन चूंकि यहां ये जो S1 S2 के बीच की डिस्टेंस है अप्रोक्सीमेटली 1.5 मिलीमीटर होती है, तो मैं एक बेटर तरीका इसमें यूज करता हूं, दो राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूं, ये वाला PAS1 और दूसरा लेता हूं PBS2, ये वाला, ये दो राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूं, दोनों के हाइपोटेन्यूज के बीच में डिफरेंस निकालता हूं, इस तरह से पाथ डिफरेंस निकाल देता हूं और पाथ डिफरेंस को फेज डिफरेंस के टर्म्स में कन्वर्ट करता हूं और कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के लिए कंडीशंस मैं निकाल के देता हूं। जस्ट इट्स ए ब्रीफिंग, कोई बच्चा ऐसा ना सोचे कि सर ने तो ये 2 मिनट में सारा खत्म कर दिया। स्टूडेंट, जो रेगुलर क्लासेस हैं उनमें आप देखेंगे तो कॉम्प्रिहेंसिव मैंने कराया हुआ है, यहाँ सिर्फ मैं एक रीकैप आपको दे रहा हूँ। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं पाथ डिफरेंस की बात। अगर मेरे को कंस्ट्रक्टिव देखना है तो n लैम्डा आएगा और डिस्ट्रक्टिव देखना है तो 2n+1 लैम्डा बाई 2 आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से मैं पोजिशंस ऑफ मैक्सिमा एंड पोजिशन ऑफ मिनिमा निकाल सकता हूँ। कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव मैक्सिमा की पोजिशंस की डिफरेंस में निकालता हूँ तो वो मेरा बीटा यानी फ्रिंज विड्थ आएगा। ऐसे ही अगर मैं दो डार्क फ्रिंजेस की कॉन्सिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस की पोजिशंस निकालता हूँ, और ये पोजिशंस कहाँ है ये भी देख लो, ये जो पॉइंट P है डियर स्टूडेंट्स, ये पोजीशन ही है, ये पॉइंट P जो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है ये पोजीशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये डार्क फ्रिंज को, सॉरी ब्राइट फ्रिंज को शो कर रहा है, ये वाला, ये ब्राइट फ्रिंज है और ये मेरा नेक्स्ट डार्क फ्रिंज का कॉन्सेप्ट है। तो सेंटर में मेरा हमेशा क्या रहेगा, ब्राइट रहेगा। मैं इसको डार्क कर देता हूँ, ब्राइट के लिए तो ब्राइट करना होगा, चलो येलो कलर ले लेता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने येलो कलर ले लिया। तो सेंट्रल हमेशा मेरा क्या रहेगा, ब्राइट रहेगा। सेंटर के आजू बाजू क्या रहेगा, डार्क रहेगा। उनके आजू बाजू क्या रहेगा, अगेन ब्राइट रहेगा। तो ब्राइट डार्क इस तरह से फ्रिंजेस मिलेंगी। अब दो कॉन्सिक्यूटिव ब्राइट के बीच की जो डिस्टेंस है उसको मैं बीटा कहता हूं या फ्रिंज विड्थ निकालता हूं, कहता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट है, यहां निकाल के दिखा रखा है हमने, ये आप देखेंगे सारी की सारी चीजें। अब वही डार्क के लिए मैंने यहां पे लिखा 2n-1 लैम्डा बाई 2 और ब्राइट के लिए लिखा n लैम्डा। इस तरह से दोनों कंडीशंस मैंने डाली। तो ब्राइट और डार्क के लिए कंडीशंस निकाली। ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डियर स्टूडेंट्स, इसको एक बार आपने कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस से जरूर पढ़ना है। ये यहाँ पैटर्न दे रखा है। जब भी हम इंटरफेरेंस पैटर्न की बात करते हैं तो इंटरफेरेंस पैटर्न में हमेशा फ्रिंजेस की जो इंटेंसिटी है वो इक्वल रहती है। सारी ब्राइट एक इंटेंसिटी की होंगी, सारी डार्क एक इंटेंसिटी की होंगी डियर स्टूडेंट्स। ये इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की बात हमने यहाँ पे शो की है। अब एनर्जी कंजर्वेशन की बात करें तो मैक्सिमम के लिए मैंने यहाँ पे निकाला, मिनिमम के लिए निकाला, एवरेज निकाल दिया। ये एवरेज मेरा एक नॉर्मल इंटेंसिटी के बराबर आता है। तो मैं इंटरफेरेंस में सिर्फ ये कह सकता हूं कि सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। जो डार्क फ्रिंजेस हैं वहां से एनर्जी हट के ब्राइट फ्रिंजेस की तरफ चली जाती है या लग जाती है। अगर मैं ओवरऑल देखूं तो मेरा एनर्जी कंजर्वेशन यहां पे वैलिड रहेगा, एनर्जी मेरी खराब नहीं होगी।
एनर्जी मेरी डिस्ट्रॉय नहीं होगी, सिर्फ एक जगह से हटेगी और दूसरी जगह पे लग जाएगी। तो एक फेबुलस सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, शो दैट, एक्सप्लेन दैट लाइट एडेड टू लाइट गिव्स डार्कनेस। बिल्कुल डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे दो सोर्स लिए हैं S1 S2, दोनों मोनोक्रोमेटिक हैं, दोनों की सेम फ्रीक्वेंसी है, दोनों का सेम वेवलेंथ है, एम्पलीट्यूड भी कोशिश की है सेम ही है, फेज डिफरेंस दोनों के बीच में या तो है नहीं, अगर है तो कांस्टेंट है। ऐसी स्थिति में जो डार्क रीजन है वहां पे अंधेरा ही होगा। तो मैं कह सकता हूं कि दो लाइट सोर्स मैंने एक ही जगह पे ग्लो किए तो उनसे मेरे को डार्क मिल गया, यानी अंधेरा मिल गया। डिस्टेंस स्लिट विड्थ ऑफ इंटेंसिटी की बात करें, जितनी ज्यादा चौड़ी स्लिट विड्थ होगी उतनी ही इंटेंसिटी ज्यादा होगी, लेकिन अगर स्लिट विड्थ की चौड़ाई आप बढ़ाते चले गए तो जरूरी नहीं है कि आपको इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा, फिर आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न भी मिल सकता है। तो यहां हमें इस बात को ध्यान रखना होगा। मैक्सिमा मिनिमा के केस में अगर मैं देखता हूं तो यहां मैक्सिमा मिनिमा मैं निकाल सकता हूं, आई मैक्सिमम इक्वल्स टू r+1 और आई मिनिमा इक्वल्स टू r-1 होल स्क्वायर। अब r की वैल्यू जो है हम लोग अलग से कंप्यूट करके डाल देते हैं ऊपर से। रेस्टोरेंट्स ये कॉन्सेप्ट था। अब ये दोनों चीजें हमारे सिलेबस से इस साल बाहर हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए ये हमने यहाँ इंटरफेरेंस शो किया हुआ है। बेसिकली जो रिफ्लेक्टेड पोर्शन है R1 R2 इनके बीच में पाथ डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, तो यहाँ भी हमें इंटरफेरेंस मिलेगा। नीचे जो T1 T2 ट्रांसमिटेड वेव्स हैं इनके बीच में भी मेरे को इंटरफेरेंस मिलेगा। तो एक ही वेव से बहुत सारी वेवलेट्स मेरे को मिल रही हैं। नो डाउट इनकी इंटेंसिटी तो कम होती चली जाएगी, लेकिन जो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमेशा सेम रहेंगी। तो इस तरह से मेरे को T1 T2 के बीच में भी इंटरफेरेंस मिलेगा और R1 R2 के बीच में भी इंटरफेरेंस मिलेगा। ये ऑप्टिकल पाथ को चेंज करके हम लोगों ने पाथ डिफरेंस यहाँ पे नेचुरली क्या किया हुआ है, क्रिएट किया हुआ है, जिसके बेसिस पे हमारा जो फ्रिंजेस का कॉन्सेप्ट है वो शिफ्ट हो जाएगा। बस इतना देखिए कि अगर T मैंने कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की स्लैब ले रखी है तो डेल्टा X उधर ही आएगा जिधर मैंने ये स्लैब डाली है। आप देखेंगे ये सेकंड और थर्ड फिगर के बीच में डिफरेंस, तो मैंने यहाँ ऊपर डाला हुआ है T थिकनेस की स्लैब को, ये कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बन जाता है, तो मेरे को जो फ्रिंज शिफ्ट है वो ऊपर की तरफ मिलेगा, और अगर मैंने नीचे डाला है तो फ्रिंज शिफ्ट मेरे को नीचे की तरफ मिलेगा। बस ये बात मुझे यहाँ पे ब्रीफ करनी थी डियर स्टूडेंट। अब ऑप्टिकल पाथ में क्या चेंज आएगा ये बात मैं ऊपर आपको डिस्क्राइब कर चुका हूं। अगर पूरे के पूरे सेटअप को पानी में डाल दोगे तो क्या अंतर आएगा, लैम्डा चेंज हो जाएगा। लैम्डा कैसे चेंज हो जाएगा, लैम्डा डैश इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन म्यू अभी पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो जो फ्रिंज विड्थ है, पाथ डिफरेंस है, सारी चीजें चेंज होंगी, उसके करस्पॉन्डिंग सारे फॉर्मूले मैंने यहाँ दे रखे हैं। अगर आपने डीप में जाना है तो जो कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेज हैं उनको ले लें। डियर स्टूडेंट, जैसा मैंने अभी बताया था कि अगर मेरी स्लिट की विड्थ ज्यादा हो जाती है, यानी जो वेवलेंथ है उसके ऑर्डर के अप्रोक्सीमेटली 1.5 टाइम्स हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में फिर मेरे को डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलना शुरू हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये डिफ्रैक्शन को दिखाया। डिफ्रैक्शन हमेशा सिंगल स्लिट से होता है और इंटरफेरेंस जो होता है वो हमेशा डबल स्लिट से होता है, ये बात ध्यान रखनी है। जो कंडीशंस हैं मैक्सिमा और मिनिमा की डिफ्रैक्शन पैटर्न की बिल्कुल उल्टा हो जाती है डियर स्टूडेंट्स। हमने कंस्ट्रक्टिव के लिए n लैम्डा लिया था, तो यहां जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है उसमें हमारा 2n-1 लैम्डा बाई 2 कंस्ट्रक्टिव के लिए होगा। बिल्कुल उल्टी कंडीशंस होंगी डियर स्टूडेंट्स। ये डिफ्रैक्शन पैटर्न को एक्सप्लेन करने के लिए डायग्राम है। अगेन मैं तो यही कहूंगा कि ये डायग्राम अपने आप से जरूर एक बार बना के देखें। यहां पाथ डिफरेंस निकालने के लिए, चूंकि पाथ डिफरेंस यहां छोटा होता है, तो ये परपेंडिकुलर डाल करके हम लोग ये पाथ डिफरेंस निकाल के दे सकते हैं इन टर्म्स ऑफ a sin थीटा, और इसी पाथ डिफरेंस से हमारा काम चल जाता है। जबकि आप यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में देखेंगे तो वहां काफी लंबा एक्सप्रेशन हमें निकालना पड़ा था पाथ डिफरेंस के लिए, क्योंकि वहां पाथ डिफरेंस कंपैरेटिवली थोड़ा सा बड़ा होता है, यहां थोड़ा छोटा होता है। तो डियर स्टूडेंट, ये डिफ्रैक्शन पैटर्न है। अब डिफ्रैक्शन पैटर्न में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की मैं बात करता हूं, तो देखिए डिफ्रैक्शन पैटर्न में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन जो है थोड़ा फर्क होता है। सेंट्रल ब्राइट जो होगा उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, ये इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। इसके बाद इंटेंसिटी मेरे देखो दोनों साइड में कम हो गई, आगे बढ़ता हूं तो और भी कम हो गई। अगर मैं 3 4 5 फ्रिंजेस आगे बढ़ता हूं तो इंटेंसिटी ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है, यानी जो डार्क फ्रिंज है और ब्राइट फ्रिंज है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना शुरू कर देती है और इंटेंसिटी मेरे को नॉर्मल मिलती है। तो ये डियर स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट है मेरा। जो मेरी डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस हैं उनकी इंटेंसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज होती चली जाती है। आप ऐसे मान लीजिए अगर सेंटर की इंटेंसिटी आई है तो फर्स्ट जो मेरा मिलेगा, सेंटर के बाद जो फर्स्ट मिलेगा वो I/61 मिलेगा, सेकंड जो मिलेगा I/121 या 129 ऐसा मिलेगा। तो रेडिएशन इंटेंसिटी ग्रेजुअली कम होती चली जाती है यहाँ पे।
तो जब भी आप डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस के बीच में डिफरेंशिएट करते हैं, आप डिफरेंस बताते हैं, तो इन बातों को बता सकते हैं। ये डिस्टेंस देखें, यहां लेंस है। अब लेंस में हमने डिफरेंट वेवलेंथ को यूज किया है, तो डिफरेंट वेवलेंथ का जो सेंट्रल ब्राइट है वो तो एक ही जगह पर रहेगा, लेकिन जो सेंट्रल ब्राइट के अलावा ब्राइट आपको मिलेंगे वो वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो ऑब्वियसली उनकी पोजीशंस जो है वो चेंज हो जाएंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एंगुलर विड्थ का कॉन्सेप्ट दिया है। अब हाफ कोन एंगल ऊपर लिया, हाफ कोन एंगल नीचे लिया, तो जो एंगुलर विड्थ है उसको आप यहाँ 2 थीटा से डिनोट करेंगे। डी हमेशा सोर्स और स्लिट के बीच की डिस्टेंस आप लोग कंसीडर करते हैं। स्मॉल डी आप डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दोनों स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस डिस्कस करते हैं। और ए आप सिंगल स्लिट यानी डिफ्रैक्शन पैटर्न में स्लिट की विड्थ को शो करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट है, एंगुलर विड्थ का कॉन्सेप्ट दिया है। यहाँ पे कंडीशन जैसा मैंने बताया था बिल्कुल उल्टी हो जाती है, तो वो कंडीशंस भी आपको यहाँ पे दे दी। एंगुलर विड्थ 2 थीटा के बराबर, वो भी मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, आप इन सबको एक बार जरूर पढ़ लेंगे। अब ये लास्ट में अगेन मैंने इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन पैटर्न के बीच में डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश की है डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए, यहाँ हमारे दो अलग अलग सोर्स से मिलने वाली वेवलेट्स के बीच में एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है, जबकि डिफ्रैक्शन में जो सेम वेव फ्रंट है या एक ही स्लिट है उसी के दो अलग अलग पार्ट के बीच में एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है। यहाँ इक्वल विड्थ की आपको फ्रिंजेस मिलती हैं, किसमें, इंटरफेरेंस में, जबकि यहाँ सेंट्रल ब्राइट जो है वो ट्वाइस होता है किसका, बाकी सबका। इंटेंसिटी इंटरफेरेंस पैटर्न में सेम मिलती है, जबकि डिफ्रैक्शन पैटर्न में ग्रेजुअली कम होती चली जाती है। डार्क फ्रिंजेस आर परफेक्टली डार्क इंटरफेरेंस पैटर्न में, जबकि यहां परफेक्टली डार्क नहीं होती डिफ्रैक्शन पैटर्न में। जो कंडीशंस हैं इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन की, n लैम्डा और 2n-1 लैम्डा बाई 2 की, वो भी बिल्कुल उल्टा हो जाती है डियर स्टूडेंट्स। तो ये कॉन्सेप्ट था जो आज की क्लास में मुझे आप लोगों से शेयर करना था। आई होप सो आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा और आप इस सबको तैयार कर लेंगे। रिमेनिंग थिंग्स वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट्स।